Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the introduction of this chapter as well as learning objectives. So guys, today I discuss about the law of chemical combination, in which I discuss about the law of conservation of mass, law of defined proportions or law of multiple proportions. So guys, let's start the topic now. तो जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कि कौन क्या है ना, जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम कैसे आपस में कंबाइन करते हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और सेम काइंड ऑफ एटम किस तरह से कंबाइन करते हैं, उनके क्या कह सकता हूँ प्रिंसिपल्स हैं। तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपके जो साइंटिस्ट थे, मैंने आपको बताया था प्राउस्ट, लाइवेजियर एंड डाल्टन्स ने, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे वर्क किया और इसको प्रूव किया कि किस तरह से जो एटम्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन करते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। चलिए पहले हम लॉ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला लॉ है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, आप लोग ने हेडिंग डाल लीजिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए मैं आपको बोलूँगा तो आपको खुद ही लिखना होगा, मैं केवल यहाँ पर आपको समझाऊँगा। जैसे मैं आपको बोर्ड पे समझाता था, अगर मैं आपको बोलता था लिखने के लिए तो आप लोग लिखते थे, स्लाइड वैसे ही अब क्लास होनी है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब ये होता है कि आप कह सकते हो इसको कि जो आपका मास है वो एक्चुअली में कंजर्व है। मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा, मास कंजर्व मान के चलेंगे, ठीक है, हम लोग इस लॉ में। तो ये लॉ क्या कहता है, और सबसे पहले ये लॉ जो दिया था वो किसने दिया था, ये लावेजर ने दिया था, है ना। तो मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, है ना। तो ये लावेजर ने दिया था, है ना। लावेजियर ने कब दिया था बेटा, 1774 में ये लॉ दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था। अगर मैं बताऊं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, तो आप लिखिएगा इसको, मैं भी आपके साथ लिखता हूँ, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो अभी मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको समझा दूँ कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है क्या। तो आप एक सिंपल लैंग्वेज समझिएगा कि सपोज करिए आपने क्या किया है, आपने आधा किलो आटा लिया है और आधा केजी वाटर आपने ले रखा है और दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद जो कह सकते जो आपका आटा मिलेगा गूंदा हुआ, वो एक्चुअली में उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो भाई 1 केजी होगा। क्यों, आधा किलो आपने उसमें पानी डाला है, आधा किलो आपने आटा डाला है, तो दोनों का वेट अगर आप मिला दो तो क्योंकि मास जो है वो कंजर्व है, मास कभी लॉस नहीं हो सकता, इस वजह से जो फाइनल आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका 1 किलो आपका गुना हुआ आटा निकलेगा। जस्ट लाइक उसी की तरह के अगर आप किसी भी रिएक्शंस कराते हो तो जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। जो रिएक्टेंट्स के मास होते हैं वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होंगे, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हमारे जो साइंटिस्ट थे लावेजियर, है ना, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इन्होंने ही बताया था। तो अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको किस तरह से बोल सकते हैं, तो आप लिखिएगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज, है ना, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड, है ना, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लावेजियर मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप मैटर को बना सकते हो ना तो आप मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। तो जो मैटर रहता है, लेकिन जो मैटर रहता है वो कंजर्व रहता है। मैटर कैसे रहता है, कंजर्व रहता है, उसका जो मास रहेगा वो कंजर्व रहता है, यही लावेजियर ने हम लोग को बताया था। अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिखना चाहूँ तो दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ कि आप लिख सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन
लिखिएगा बेटा, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट is equal to the mass of the total, ऐसे लिखिएगा, the total mass of the reactants। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। यही लॉ आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा बेटे। कि सपोज करिए कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से मिलता है तो क्या बनता है बेटा, आपके 2 मोल HCl बनते हैं। तो अब हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 है, क्लोरीन का मास, एक क्लोरीन का मास 35.5 होता है और 2 क्लोरीन का मास होता है 71। अगर आप इन दोनों के मास को मिलाते हो तो इसका मास कितना होगा, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 71 = 73। तो 73 मास किसका है बेटा, HCl का है। ठीक है, कितना है, एक HCl का जो मास होता है वो होता है, एक HCl का मास 36.5, अगर 2 से क्योंकि 2 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 73। तो देखिए बराबर निकला। तो कहने का मतलब जो मास आपके रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होगा, यानी मास जो रहेगा वो पूरी केमिकल रिएक्शंस में कंजर्व रहेगा। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वही काम केवल मैटर के फॉर्म में आपको बोला गया है कि मैटर इज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो गाइज यही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही क्या कहलाता है, मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है बेटे, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई डाउट है भी तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा लॉ है वो क्या है, नेक्स्ट लॉ है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है, इसको पहले मैं आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बड़ा समझाना चाहता हूँ। कि आप ज़रा देखिए CO2 को, आप देखिए H2O को, आप देखिए SO2 को। तो आप ये जो आपको ये गैसेस या जो भी आपको ये मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, इनमें जो इनका है ना, कार्बन का या ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, मास का जो रेशियो रहता है वो फिक्स्ड रहेगा। ये चाहे आप इनको बनाइए या इनका किसी सोर्स से अगर ये मिल रहे हैं तब भी इनका जो मास का रेशियो रहेगा वो बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट पे रहेगा। वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल के लिए अगर हाइड्रोजन का जो मास होगा और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो है, जिस रेशियो में ये कंबाइन कर रहे हैं, जिस मास रेशियो में ये कंबाइन कर रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं, है ना। यही आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाट एवर, मैं बोल सकता हूँ वाट एवर उसका कोई भी जो उसका ओरिजिन है या आप किसी तरह उसको बना रहे हो, ये कोई उससे मैटर नहीं करता है। बट अगर आपका कोई मॉलिक्यूल बन रहा है एटम से मिलकर, तो उनमें जो उनका मास का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। तो चलिए, अच्छा ये पहले बताना चाहूँगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था वो प्राउस्ट ने दिया था, और प्राउस्ट ने कब दिया था, 1797 में। तो आप लिख सकते हो, ये किसने दिया था बेटा आपको, प्राउस्ट ने दिया था। तो आप लिख लीजिए बेटा, प्राउस्ट है ना, दिया था कब, 1797 में ये लॉ दिया था। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि भाई जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं तो उनका जो मास का रेशियो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, वो डिफाइंड रहता है, यानी वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, लिखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग क्या था बेटे, तो इनके अकॉर्डिंग बोल सकते हो, वॉट एवर be the method, whatever be the method of its formation, whatever be the method of its formation, or whatever है ना, whatever may be its source, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, या फिर वो
किस तरह से बन रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अ केमिकल रिएक्शन या बोल सकते हैं अ केमिकल कंपाउंड, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट, है ना, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट of the same element combine together in the same proportions by mass, ठीक है। तो एक्चुअली में जो प्राउस थे उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में उनका कहना था कि भाई वॉट एवर बी द मेथड ऑफ इट्स फॉर्मेशन, भाई उसका बनने का क्या मेथड है, या फिर वॉट एवर मे बी द सोर्स, या उसका क्या सोर्स है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास। तो जब भी वो आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो उनमें जो एलिमेंट्स का या जो उनमें एटम्स का जो मास का रेशियो होगा या प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, वो हमेशा डिफाइंड होगा, वो हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको आइए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मैं इसको ज़रा फोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान पड़ जाएँ, ताकि मैं नीचे आराम से लिख सकूँ। मान लीजिए अगर मैं CO2 लेता हूँ तो आप CO2 में देखिए इसमें दो एलिमेंट हैं, एक तो कार्बन है एक ऑक्सीजन है। अच्छा, कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का वेट होता है 12, और अगर ऑक्सीजन का वेट देखो तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का होगा 32। तो इनका ये क्या है बेटा, वेट रेशियो है, ये क्या है बेटा इनका वेट रेशियो, और इसको सब सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 6, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा 8, यानी जो इनका वेट का रेशियो होगा वो जो होगा 3:8। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 ग्राम अगर आपने कार्बन को बर्न कराते हो, 3 ग्राम कार्बन को क्या कराते हो आप, बर्न कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 8 ग्राम ऑक्सीजन से, कितने ग्राम ऑक्सीजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर ये CO2 बनाएगा, जिसका वेट कितना होगा बेटा आपका, है ना, इसका वेट जैसे आप जानते हो जितना वेट इसका होगा उतना वेट इसका होगा। कार्बन का वेट होगा 12, ऑक्सीजन का वेट होगा 32, है ना, जब इनको जोड़ोगे तो इसका वेट कितना निकलेगा 44। तो इतने ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, हमेशा 3 ग्राम जब भी बर्न होगा वो हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से ही कंबाइन करेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। जस्ट लाइक वाटर के अगर बारे में बात करते हैं, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल हाँ, वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर में क्या है, वाटर का जो रेशियो है इसका होता है बेटा 2, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का हो जाएंगे 2, और इसका होता है 16, यानी 1:8। तो ये किस रेशियो में, इनका भी जो वेट रेशियो है कितना रहता है 1:8, यानी 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होगी वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही कंबाइन करेगी और क्या बना देगी बेटा, वाटर बना देगी। ये हमेशा फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो गाइस ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लावेजर ने दिया था 1974 में, ये 1977 में आया है। और जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट जो मेरा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, वो उन्होंने दिया था डॉल्टन ने 18 सेंचुरी में। कब दिया था बेटा, लगभग 18 सेंचुरी में ही दिया था, मुझे याद है इतना, अब 1-2 साल 3 साल ऐसे आगे बढ़ पीछे हो सकता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल के थ्रू बताया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ये बात आप याद रख सकते हो ना। तो यही आपका क्या है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शंस, ठीक है गाइस। तो ये बात क्लियर हो गई। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा और उसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।